एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने सारे पेपर्स बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में मापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं या दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो बताइए इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापान होता है, तथापि विकास का जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक क्षेत्र होता है वह विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति के अनुक्रम का अध्ययन करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि तभी विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापान होता है, तथापि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। संवेगात्मक भावनात्मक विकास की शुरुआत हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने में और व्यक्त करने से होती है। संवेगात्मक विकास की शुरुआत कैसे होती है? हमारी अपनी जो भावनाएं हैं उनको पहचानने में और व्यक्त करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को जानकर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो उन्हें प्रबंधित करना या पहचानना सीख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह आत्मनियंत्रण और सहानुभूति की भरी भय दोनों ही हमारे समाज की सफल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही हमारे लिए कैसे होते हैं? बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं से समन्वित होती हैं। ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी है शीर्षगामी सिद्धांत और ऑप्शन डी है अधोगामी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास का एकीकरण का सिद्धांत ये निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है पहले अपने संपूर्ण अंगों को और उसके बाद अंग के जो भाग होते हैं उनको चलाना सीखता है। उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना भी वो सीख जाता है। उदाहरण के लिए पहले पूरे हाथ को, फिर उसकी उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाता है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है स्कूली माहौल। ऑप्शन बी है तंत्रिका संबंधी विकार। ऑप्शन सी है जैविक प्रवृत्तियां और ऑप्शन डी है आनुवांशिक बनावट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्कूली माहौल। हमारी व्याख्या कह रही है कि विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि कितने सारे कारण होते हैं जो पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। लेकिन इन कारकों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक कारक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन को ही संदर्भित करते हैं जो मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। ये कारक बच्चों की क्षमताओं को, उनके व्यवहार को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्कूल का जो माहौल होता है वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक घटकों के श्रेणी में आता है जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है
कि जीन प्याजे, देखो मैंने कहा था कि आपसे जीन प्याजे से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं और हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में जीन प्याजे से क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगर ना देखते हो तो हमारे सारी प्ले डालिए, अपने प्लेलिस्ट बना रखी है सारे प्रीवियस ईयर की। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डेस की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती चिंतन पलटावा, ऑप्शन सी है निष्क्रिय अनुसरण और ऑप्शन डी है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व हटा दीजिए सबसे, क्योंकि 0 से 2 अवस्था में संवेदनात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आती है, मैंने आपको बताया था। तो इन तीनों बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इनमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ती चिंतन, यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग, पलटवा। ठीक है, जीन पियाजे, ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण है। कौन सा? ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण होता है। इस चरण में एक महत्वपूर्ण विकास प्रतिवर्ती या जागरूकता की समाज है जिसमें बच्चा सीखता है या कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं उन्हें उनके मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उदाहरण, पानी को जमाया जा सकता है और फिर से तरल बनाने के लिए उसे पिघलाया भी जा सकता है। ठीक है, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं 11 से किशोर अवस्था तक होती है। ठीक है, याद रखना, इसमें हमारी ये तीसरी अवस्था होती है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे आमूरत समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था में होती है जिसमें जो हमारे बच्चे होते हैं वो क्या करने लगते हैं कि जो आमूरत समस्याएं होती हैं उनको तार्किक रूप से हल करने लगते हैं। तो ऑप्शन ए है संवेदनात्मक अवस्था जो कि पहली अवस्था है और 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक है और दूसरी अवस्था है। तीसरा हमारा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक है। चौथी हमारी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, चौथी और 11 से किशोर अवस्था तक है। तो बताइए इसमें से वो कौन सी है अवस्था है जिसमें अधिकांश बच्चे जो अमूर्त समस्याएं होती हैं उनको तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 साल में जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि तार्किक तरीके से अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम। दूसरा है कि सोच में अधिक वैज्ञानिक होना और वे सामाजिक मुद्दे पहचान के बारे में चिंता विकसित करता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कि पूर्व अभिसामयिक, ऑप्शन बी है अभिसामयिक, ऑप्शन सी है अभिसामयिक पश्चात, ऑप्शन डी औपचारिक अभिसामयिक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसामयिक। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि पारंपरिक अभिसामयिक नैतिकता नैतिक विकास का दूसरा चरण होता है और सही और गलत से संबंधित जो समाज में नियम होते हैं स्वीकृति की विशेषता है। उदाहरण के रूप में नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं और इस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारी दूसरी है। ठीक है, पारंपरिक अभिसामयिक नैतिकता पारंपरिक अभिसामयिक के आधार पर हमारी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किक की अभिसामयिक अर्थात पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में है। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिससे में परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप में शामिल है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियारे, लॉरिस कॉलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को याद करके जाना। किस सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मानना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देश की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अनुकरण, इमिटेशन, ऑप्शन बी है जैविकी परिपक्वता, ऑप्शन सी है पदानुक्रम और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रियाएं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रियाएं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। उनके अनुसार अंतःक्रिया बच्चों की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार क्या होता है कि बच्चों की सोच और व्यवहार होती है उसमें लगातार बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक संपर्क, आपसी संबंधों पर आधारित होती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मानना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है किसी भी परिस्थिति में विद्यालय को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। ऑप्शन बी है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए। तो अलग रखने की बात और बहस को बढ़ावा देना और हतोत्साहित करना ये सब तो है, इशारे देने ये सब गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हमारे व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस जो है उसको बढ़ावा देनी चाहिए। अध्यापिका को विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापकों को क्या करना चाहिए कि चर्चा में हो रही है हमारी क्लासरूम में उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना का चाहिए, ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सकें, कि वे अच्छे से सीख सकें। चर्चा के विषय को हर बार बदल जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी और शिक्षक अलग तरीके से अपने चिंतन कौशल का विकास कर सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही तरह से उन्हें सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, एक ही टॉपिक दे दिया और उसी पर सोचने के लिए कह दिया, इससे तो उनका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरह की उनके सामने जो परिस्थितियां हैं वो रखनी चाहिए, जिससे वो अलग अलग तरह से सोच सके, जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके। कक्षा में चर्चा और अन्य सहयोगी गतिविधियां छात्रों को सीखने में मदद करती हैं। छात्र अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, वो अपने दोस्तों से और बाकी लोगों से बात करेगा, बहुत अच्छे से सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं देश के द्वारा समामेलित होती हैं। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन बी है पुरस्कार और दंड, ऑप्शन सी है अनुकूलन और ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण इसको हटा दो, मेमोराइजेशन होगा नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, अनुकूलन, पुरस्कार और दंड में से बताओ किसके द्वारा उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं समामेलित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल टूल्स। हमारी व्याख्या कह रही है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण वास्तविक उपकरण, प्रतीकात्मक उपकरण सहित संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इन उपकरणों पर जोर दिया कि जो सांस्कृतिक सोच का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाती हैं, ताकि सभी जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि तर्क और समस्या समाधान, भाषा, संकेत और प्रतीकों जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मध्यस्थता उनकी हो सके। ठीक है, वयस्क इन उपकरणों को बच्चों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान सिखाते हैं। वयस्क क्या करते हैं, ये जो उपकरण होते हैं इनके द्वारा बच्चों को जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां होती हैं उनके दौरान सिखाते हैं और बच्चे उन्हें क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए बाद में मनोवैज्ञानिक उपकरण छात्र को अपने स्वयं के विकास की आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे की भावनाओं,
मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है स्थानिक, ऑप्शन सी है संगीतात्मक और ऑप्शन डी है अंतर्व्यक्तित्व। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी। इन्हें बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं को, उनकी मनोदशाओं को और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें अंतर्व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल बुद्धि होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे की भावनाएं, उनकी मनोदशाएं और जो इरादे होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का उच्च स्तर होता है। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने और बातचीत करने की क्षमता है। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि क्या है? दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने की और बातचीत करने की क्षमता होती है। इसमें प्रभावी मौखिक और गैर मौखिक संचार, दूसरों के बीच अंतर करने की क्षमता, दूसरों के मन की स्थिति और स्वभाव के प्रति संवेदनशीलता और कई दृष्टिकोणों का मनोरंजन करने की क्षमता जो है वो शामिल है। शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और राजनेता सभी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का प्रदर्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो बताइए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके विचारों के अनुसार इनमें से वो कौन सा कथन है जो कि भाषा, संज्ञान और उनके बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि भाषा के विचारों के शुभ नियमन में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चों की शुभ निर्देशिक बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती हैं। ऑप्शन सी है बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। और चौथा है कि विचारों की मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशल में बाधक है। ये तो नहीं होगा, बाधक तो नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि आंतरिक भाषण, जिसे गुप्त भाषण या मौखिक सोच के रूप में भी जाना जाता है, को संज्ञानात्मक विकास, भाषण निगरानी, कार्यकारी कार्य और मनोविज्ञान के सिद्धांत में बताया गया है। लेव वाइगोत्स्की विचारों के अनुसार बच्चों की निजी बात यानी कि जो उनकी प्राइवेट स्पीच होती है, उनकी मौखिक सोच आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ये कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। भाषा एक प्रतीकात्मक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने विचारों को संप्रेषित करने के साथ साथ अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए भी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में। कथन क्या दर्शाता है? बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस एंड गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक। दिस स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स। ऑप्शन ए है जेंडर समानता एंड जेंडर इक्विटी। ऑप्शन बी है जेंडर अनुरूपता, जेंडर पैरिटी। ऑप्शन सी है जेंडर अस्मिता, जेंडर आइडेंटिटी। ऑप्शन डी है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता। हमारी व्याख्या कह रही है कि जेंडर रूढ़िवादिता एक महिला या पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं को केवल महिलाओं या पुरुष के सामाजिक समूह में उनकी या उसकी सदस्य का कारण बताने की प्रथा को संदर्भित करती है। यानी कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत समय से कोई परंपरा चली आ रही है कि मम्मी घर में खाना बनाएंगी, पापा बाहर से पैसे कमा कर लाएंगे, तो यही चलता आ रहा है। अगर इसके हिसाब से हम कुछ एक काम कर लें कि पापा जो है वो घर में काम करें क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, मम्मी बाहर बहुत अच्छा काम करती है तो वो पैसे कमा के लाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो सही है, नहीं हुआ तो पहले से ही चली आ रही प्रथाएं होती हैं, उन्हें जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं या रोती बहुत है। लड़के जो होते हैं वो आपके साइंस में अच्छे होते हैं, मैथ में अच्छे होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो आर्ट साइड लेती हैं क्योंकि वो उनके पास दिमाग अच्छे से नहीं होता काम करने के लिए। ये सारी हमारी जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता है जिनको कई सारे लोगों ने तोड़ भी दिया है।
क्योंकि आजकल तो ऐसा होता ही नहीं, लड़कियां तो कितनी बड़ी मैथमेटिक्स हैं, सब कुछ कर लेती हैं। सामाजिक भूमिका सिद्धांत के अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता घर और कार्यस्थल दोनों में सामाजिक भूमिकाओं में पुरुष और महिलाओं में असमान वितरण से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां हमेशा गायन में। लोग कहते हैं तुम लड़की हो, तुम बहुत अच्छा गा सकती हो, और लड़के साइंस में अच्छे होते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता। ऑप्शन ए को विद्यार्थियों को उनको संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर विवेचन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि कोई गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और चौथा कह रहा है को विद्यार्थियों का नवीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं में पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सांस्कृतिक विविधता संस्कृति के उन पहलुओं से संबंधित है जो अलग अलग पृष्ठभूमि के अन्य लोगों के साथ एक व्यक्ति की बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। संस्कृति समाज के विश्वास, मूल्यों, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करती है, जबकि विविधता उस गुणवत्ता को संदर्भित करती है जो एक वर्ग को रंग, भाषा, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सहित अद्वितीय बनाती है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। अतः एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल में किया जाना चाहिए। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी है बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन। तीसरा है वास्तविक चिंतन संदर्भ की चुनौतियां अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी है संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति का निर्णय लेने के लिए सूचना समेकित करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए विवेकपूर्ण तर्क संगत चिंतन का प्रयोग करने की चुनौती देता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिन्हें खुले अंत वाले होते हैं और उन्हें अपसारी चिंतन शामिल होता है वो प्रस्तुत करने चाहिए। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें विद्यार्थी एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करते हैं। यानी कोई एक समस्या है उसको भिन्न भिन्न तरीके से जब सॉल्व करते हैं वही अपसारी चिंतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके। ऑप्शन बी है एक विशेष शिक्षक द्वारा ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। ऑप्शन सी है नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के द्वारा। ऑप्शन डी है केवल सत्र शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ। हमारी व्याख्या कह रही है रचनात्मक आकलन उन विभिन्न प्रकार की विधियों को संदर्भित करता जिनका उपयोग शिक्षक किसी पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्र समझ सीखने के दौरान जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति के प्रक्रियात्मक मूल्यांकन के लिए करते हैं। रचनात्मक आकलन शिक्षक को उन अवधारणाओं की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई होती है तथा जिन्हें छात्र समझ नहीं सकता है उनको समझने में मदद करता है। कौशल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, सीखने के मानकों को उन्होंने अभी तक हासिल नहीं किया है ताकि पाठों, निर्देशात्मक तकनीकों और शैक्षणिक समर्थन में समायोजन किया जा सके। रचनात्मक आकलन नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। बाकी क्वेश्चंस अपने अगले वीडियोस में करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने सारे वीडियोस इसके बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के, ना देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दे सकते हैं। सुबह की करंट अफेयर देख सकते हैं और सारे प्रीवियस ईयर आप हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के इंस्टाग्राम है उस पर देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।